हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरनेटिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आशना बानो। डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशूड ऑफ फॉरफीचर शेयर, और इसके साथ ही इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में फॉरफीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इशू किया जाता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, री इशू ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक अपकमिंग CUCT, BCom एंड MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए, स्पेशली CBSE स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप सभी ने अपने सिलेबस में 11th और 12th के सिलेबस में देखा होगा कि इन चैप्टर्स को नहीं कंसिडर किया गया है। लेकिन आपके CUET BCom में यदि आप डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सिलेबस का। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ को देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं कि एग्जामिनेशन में कम से कम समय में आप कैपिटल रिजर्व को, जो कि इस फॉरफीटर ऑफ शेयर का जो है प्रोसीजर होता है, उसको किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं और विद इन मिनट में आप कैपिटल रिजर्व को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली कैपिटल रिजर्व को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जब कंपनी जो है प्रीमियम पर इशू करती है उस केस में फॉरफिट हो जाता है शेयर को। तो ऐसे ही तमाम कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आप सभी की CUET प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, और इसे और बेहतर बनाने के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर डेली मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं आपके, और ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप होगी। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साइबरनेटिक्स एजुकेशन नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे मिस एक भी वीडियो ना हो। सो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स टू फॉरफिट दैट अमाउंट ऑफ शेयर विच अ कंपनी हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न शेयर होल्डर। ऐसे शेयर होल्डर जो कि कंपनी के अलॉटमेंट्स मनी, कॉल्स मनी को पे करने में फेल हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को, उनके सभी शेयर को जो उन्हें अलॉटेड किए गए थे कंपनी के द्वारा, फॉरफिट कर लिया जाता है, और कंपनी अपने आर्टिकल्स के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए उनके सभी शेयर को कैंसिल कर सकती है, उनके अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकती है, और इसी शेयर को फिर से री इशू कर सकती है। यहाँ पर आर्टिकल्स भी जो एप्लीकेबल होते हैं आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर के केस में 28, 29, 30, 31, 34 ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सभी आर्टिकल्स फॉरफीचर ऑफ शेयर के रिगार्डिंग, यानी कि इसका प्रोविज़न्स है। इसी विद इन फ्रेमवर्क में, इसी के फ्रेमवर्क में आपका कंपनी जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर को डील करती है। और यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सभी प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं, सो कंपनी को क्या करना होता है, टेबल F के सभी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविज़न को फॉलो करना होता है, जो कि कंपनी से 2013 का रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइशू ऑफ शेयर। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन सभी से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये सभी आर्टिकल्स को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। सो इन सभी पॉइंट को भी आपको बहुत ही अच्छे से कंसीडर करना है। तो फॉरफिटेड अमाउंट का जो कोर कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी को जो ऑलरेडी शेयर पर मिल चुका रहता है और जितने भी अनपेड अमाउंट होते हैं बाद में उनको री इशू करके रियलाइज़ कर लिया जाता है, या फिर किसी नए शेयर होल्डर को री इशू कर दिया जाएगा। और ये सब कंपनी के मीटिंग में डिसाइड किया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा, और इसके लिए रिजोल्यूशन भी पास किए जाते हैं। जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कॉल की, प्लस फिर अलॉटमेंट मनी कॉल की, एंड
कॉल्स को कॉल्ड अप किया। कॉल्स होती है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आपने शेयर के चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि किस तरीके से कंपनी अपनी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए शेयर को इशू करती हैं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सभी कंपनियां जो है फाइनेंस पाने के लिए शेयर को इशू करती हैं। तो उसका ही ये एक पार्ट है आपका, जो आपका फॉरफिटेड अमाउंट होता है। जैसे एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी को दे दिया, अलॉटमेंट मनी को दे दिया, जब भी कंपनी ने कॉल किया, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, तो पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसका शेयर फॉरफिट किया जा रहा है उसने पे कर दिया। यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये आपकी पेड वैल्यू होती है। एंड ये आपकी जैसे कॉल्स कंपनी ने किया, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसका फॉरफिट किया गया है वो फेल हो जाता है। मीन्स कि ये अनपेड कॉल्स होती है कंपनी की। सो जितना उस शेयर होल्डर ने पेड किया है वही कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो ये अमाउंट ही आपका एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का जो भी अमाउंट होगा वो कंपनी को मिलता है। एक तरीके से ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। यहाँ पर अब हम लोग फॉरफीचर शेयर के बाद री इशू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, री इशू ऑफ शेयर जो है वो आपका कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले सकते हैं बाई पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कि उस शेयर को क्या करना है, कैंसिल करना है या फिर री इशूड कर देना है उस फॉरफिटेड शेयर को। सो मोस्ट केसेस में आपने देखा होगा कि सभी शेयर को रीइशू किया जाता है जितने भी फॉरफिट कंपनी करती है। और ये फॉरफिटेड शेयर आपका पार वैल्यू पर, प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर को रीइशू डिस्काउंट पे करती है तो कंपनी को ये मेक श्योर करना होता है कि जितने भी रीइशू पर अमाउंट मिलने वाले हैं वो अमाउंट, एंड जो कंपनी ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर रिसीव कर चुकी है वो अमाउंट आपकी पेडअप वैल्यू से ज़्यादा ही होने चाहिए। ये कंपनी को मेक श्योर करना होता है। और जो बैलेंस है आपका, द बैलेंस इफ़ एनी लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितने भी आपके बैलेंस बचे हुए होते हैं आफ्टर मीटिंग लॉसेस ऑन री इशू, कंपनी के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट होते हैं और कंपनी इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। सो हम लोग आगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे अच्छे से, और फिर फाइनली एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखिए, ये जब कंपनी शेयर को रीइशूड करती है तब कैपिटल रिज़र्व जो है, कैपिटल रिज़र्व को कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ पर जो जितने भी गेन होता है कंपनी को वो सभी कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी। जनरली आपका देखेंगे फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है, रिसीव होता है, वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक तरीके से प्रॉफिट होता है, गेन होता है। और जब कंपनी उसी पर्टिकुलर शेयर को रीइशूड करती है डिस्काउंट पे तो कंपनी को लॉस हो जाता है और इन्हीं लॉस को एडजस्ट किया जाता है। जितना कंपनी को अमाउंट मिला है फॉरफिटेड शेयर पर और जितना कंपनी रीइशू कर रही है उन सभी का जो लॉस होता है, ये यहाँ पर जनरली कंपनी को लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फॉरफीचर हुआ और उनका जो रीइशू है वो आपका 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हो गया। सो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आपका है 4 रुपीज़ का वो लॉस हो जाता है और लॉस को फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है उन सब को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कंपनी क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है। कैपिटल रिजर्व अमाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो कंपनी को इनिशियल रिसीव होता है, नंबर ऑफ़ फॉरफिटेड शेयर जितना कंपनी फॉरफिट करती है और नंबर ऑफ़ शेयर रीइशूड और कंपनी जितना रीइशूड करती है शेयर को मल्टीप्लाई करके आप जो है सबसे पहले इसका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट एंड नंबर ऑफ़ फॉरफिटेड शेयर को डिवाइड करके गेन पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जब गेन पर शेयर आ जाएगा और जितने के हिसाब से रीइशू हो रहा है, जितने शेयर के हिसाब से रीइशू किया जा रहा है उससे मल्टीप्लाइड करके आप इस गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड
यहाँ पर जो आप माइनस ब्रैकेट में देख रहे हैं, अमाउंट विथ विच शेयर फॉरफिटेड अकाउंट वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ री इशू। जब आप री इशू करते हैं तो जितना कंपनी को रिसीव हुआ होता है, कंपनी क्या करती है, उसको डेबिट करती है बैंक अकाउंट करके। आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा ही होगा। जब कंपनी री इशू करती है शेयर को, तो जितने भी री इशू पर अमाउंट रिसीव होते हैं उसको कंपनी डेबिट करती है, बैंक अकाउंट डेबिट करती है। एंड जितने लॉसेस होते हैं री इशू पर, मीन्स कि यहाँ पर जैसे 10 रुपीज़ का शेयर था और उसे 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से री इशू किया गया, तो लॉस जो होगा 4 रुपीज़ वो आपका डेबिट कर दिया जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट करके। यहाँ पर ये फार्मूला जनरली तभी आप यूज़ करेंगे जब पार्शियल री इशू होता है। कंपनी जब पार्शियल री इशू करती है तब ये फार्मूला आप अप्लाई करके जनरल कैपिटल रिजर्व अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और ये फार्मूला आप सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर जो है इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए बहुत ही इजीली विदिन मिनट आप कैपिटल रिजर्व अमाउंट को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इन शॉर्ट में देखें कैपिटल रिजर्व किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही केस में अप्लीकेबल होता है ये इक्वेशन, जब कंपनी सभी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है। यदि पार्शियल करेगी तब तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे शेयर फॉरफीचर का, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक कंपनी है वेलकम लिमिटेड, जिसने 500 इक्विटी शेयर को 10 रुपीज़ ईच पर शेयर के हिसाब से फॉरफिट कर लिया। एंड ₹7.50 पेड अप थे, यानी कंपनी को रिसीव हो चुके थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मीन्स कि जब कंपनी ने फाइनल कॉल किया ₹2.50 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को वो अनपेड थे, मीन्स कि कॉल करने पर शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं पेमेंट किया गया। और ऐसी सिचुएशन में कंपनी ने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर लिया और उन्हीं शेयर में से 400 शेयर को फिर से री इशूड कर दिया ₹8.06 पर शेयर के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको 3 इंट्रीज जो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्री है, कितना शेयर कैपिटल फॉरफिट किया गया है और से उस फॉरफिटेड अमाउंट को, और जितने अनपेड हुए हैं, जितने पेड अमाउंट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पेड अमाउंट है और ये अनपेड अमाउंट है। तो पेड अमाउंट ही हमारा क्या होता है, फॉरफीचर अमाउंट होता है, फॉरफिटेड अमाउंट होता है। और यहाँ पर ये पार्शियल री इशू भी है, तो पार्शियल री इशू में हमें वही फार्मूला यूज़ करना है जो अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर कंपनी अपने अकाउंट्स में 3 इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ को करती है जब भी शेयर को फॉरफिट करती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर से कंपनी फॉरफिचर कर रही है और क्या इसकी कॉल्ड अप वैल्यू थी, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट अमाउंट बन जाएगा। टू शेयर फॉरफिचर अमाउंट, जितना कंपनी को मिल चुका है। टू शेयर फाइनल कॉल, जितना कंपनी को नहीं मिला है, उन सभी को क्रेडिट दोनों ही अमाउंट कर देंगे और यही क्रेडिट बैलेंस को जो है फॉरफिटेड अमाउंट माना जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट एंट्री आपकी होती है जब कंपनी री इशू करती है। जितने भी पेडअप वैल्यू है उस पेडअप वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे 6 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी जो है री इशू कर रही है और 400 शेयर को ही कर रही है। तो कंपनी को यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। जब रिसीव हो रहा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे इतने ही अमाउंट से। शेयर फॉरफिचर ये लॉस का अमाउंट है। यहाँ पर आपने देखा कि 10 रुपीज़ का जो है शेयर था जब कंपनी ने जो है फॉरफिट किया था और इसको 6 रुपीज़ पर फ्री इशू किया जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आपका 4 रुपीज़ हो गया। यही 4 रुपीज़ आपका लॉस कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। तो लॉस को भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है फॉरफिटेड अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब जितना कंपनी इशू कर रही है पूरी टोटल कॉल्ड अप वैल्यू, तो 4000 यहाँ पर आप क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर ये रेफरेंस भी लिख सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री यहाँ पर आपकी
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की हो जाती है जब भी री इशू किया जाता है, और कंपनी को जितना भी गेन होता है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसे क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर 1400 किस तरीके से आया है इसको भी हम लोग देखेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आप वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। वर्किंग नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि आपको कौन सा अमाउंट जैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। 500 फॉरफिटेड शेयर पर दिया हुआ है उसको कंसिडर करना है, और जो कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपको उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर जितना भी फॉरफिटेड अमाउंट है उसको आपको न्यूमरेटर में लेना है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर को डिनोमिनेटर में लेना है, एंड मल्टीप्लाइड करना है आपको नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। सो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं फॉरफिटेड अमाउंट एंड नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर का, ये आपको गेन पर शेयर कैलकुलेट करेगा। देन आप नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट ऑन जितना भी शेयर को रीइश्यू किया जा रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी अमाउंट में से लॉसेस को, जितने भी लॉसेस कंपनी को हो रहे हैं रीइश्यू करने पर, उनको एडजस्ट करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा वो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ है और नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस सभी पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पार्शियल री इशू के केस में कंपनी केवल प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, और वो भी आफ्टर मीटिंग लॉसेस, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑफ सच शेयर शैल बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पार्शियली अगर से री इशू किया जा रहा है तो उसी हिसाब से आपको वो फार्मूला यूज़ करके गेन पर शेयर निकालना है, और नंबर ऑफ़ री इशू पर शेयर से मल्टीप्लाइड करके कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है, वो भी आफ्टर मीटिंग लॉसेस। सो ये एक आपने देख लिया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर रही है, 500 शेयर को फॉरफिट कर रही है, लेकिन री इशू 400 को ही कर रही है। तो आपका जितना भी 100 शेयर बचा है वो क्या है, नॉट येट री इशूड, कंपनी ने अभी तक री इशू नहीं किया है। तो ये अमाउंट आपका, और जितना आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो लेफ्ट हैं आफ्टर मीटिंग लॉसेस यहाँ पर, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो बैलेंस बचा है, ये बैलेंस और जितना नहीं इशू किया गया है कंपनी, तो वो इक्वल होना चाहिए। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं 750 इक्वल 750। सो ये जो पॉइंट आपका है, द रिमेनिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर नॉट येट रीइश्यूड। इन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको कंसीडर करना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट जब आपके क्लियर रहेंगे तो जिस भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए पेपर में, आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। सभी कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट जो क्लियरेशन है वो 100% रखिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा कि जितने भी कॉमर्स फील्ड के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आपके अपकमिंग CUET एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको शेयर फॉरफीचर का मिलेगा, रीइशूड का केस भी मिल सकता है और प्रीमियम का केस भी मिल सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। सो आगे के वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कब ओपन किया जाता है, किस केस में ओपन किया जाता है, और जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पर इशू हुए शेयर को फॉरफिट करती है या फिर री इशूड प्रीमियम पर करना है, किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही इम्पॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और जिस भी अकाउंट के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, उस पर भी वीडियोस बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।